Hello students, welcome back to Prepon. Let us do one more set of questions on modern India, MCQs on modern India for prelims 2021 and EPFO and UPPSC 2021. Let us do MPPSC में भी काम आएंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आर्ट एंड कल्चर पे तो हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, मॉडर्न इंडिया पे भी एक सेट किया है, एक सेट और करते हैं आज। लेट अस रिवाइज आवर NCERT एंड सम टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो टुडेज टॉपिक इज Governors General. So let us do certain questions. उनके actions क्या क्या इंडिया में रहे, उनसे संबंधित various questions. First is which of the following series of treaties is arranged in correct chronological order? अंग्रेजों ने भारत को कैप्चर किया है प्लासी से लेकर और 1856 तक। उन्होंने जब पंजाब ही अवध कैप्चर कर लिया है और पंजाब कैप्चर हो चुका था, सिंध कैप्चर हो चुका था, तो समय समय पर भारतीयों के साथ ट्रीटी साइन की हैं। तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में आने लगे हैं, आसान होते हैं, कई बार आसान नहीं भी होते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ट्रीटी ऑफ बसीन, ये तीन ट्रीटीज हैं जो साइन हुई हैं भारतीयों के साथ, भारतीय राज्यों के साथ। तो इनका ऑर्डर बताइए, सबसे पहले वाली, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली। आसान सा है, आप लोगों ने पढ़े भी हैं, एनसीईआरटी में भी है और एक आध लेक्चर में तो मैंने भी बताया है। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यू रिमेंबर, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर द डिफीटेड पावर्स वर कंपेल्ड टू साइन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। शाह आलम II मुगल एम्परर वाज डिफीटेड, शुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड नजमुद्दौला बेंगॉल ऑफ व्हाट, नवाब ऑफ बंगाल। सो 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1792, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, है ना, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर को कैप्चर करना है। अराउंड दिस टाइम वेरी डेंजरस एनिमी ऑफ कंपनी इन इंडिया वाज टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। ही हैड मेड मैसूर वेरी वेरी पावरफुल। और फ्रांसीसियों के साथ तो उसके संबंध भी हैं और वो कुछ नेवल पावर डेवलप करने की भी कोशिश कर रहा है। और ऐसा इंडिपेंडेंट माइंडेड किंग इंडिया में उस समय नहीं चाहिए है जो उनके साउथ इंडियन व्यापार को एंडेंजर कर सकता है। तो टीपू सुल्तान का तो कैप्चर होना लाजमी है, उनके लिए ज़रूरी है। इसलिए वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हरा देंगे। टेम्परेरी बेसिस के लिए वो हार गया है। तो 1792 में साइन हुई है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर विद टीपू सुल्तान। मराठाओं के साथ साइन की है ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में, मराठाओं के साथ साइन की है ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में। तो 1765, 1792 एंड 1802 उसके हिसाब से देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर? मराठाओं के साथ, तो मराठा को भी कैप्चर करने की कोशिश चल रही है, तो उसके साथ भी साइन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेंटिक के बारे में है। बेंटिक, गवर्नर जनरल बेंटिक 1828 to 1835 बेंटिक रिमेन्ड इन इंडिया और कुछ उसने रिफॉर्म्स भी किए हैं। तो फर्स्ट इज बेंटिक अंडरटुक इरेडिकेशन ऑफ सती थ्रू लेजिस्लेशन। बेंटिक इरेडिकेटेड सती बाय पासिंग अ लॉ। बहुत कॉमन नोन फैक्ट है, यू नो इट, कि बेंटिक ने सती इरेडिकेशन एक्ट पास किया है, एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। दूसरा ये जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि थ्रू प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1813 द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डायरेक्टेड द कंपनी टू अंडरटेक रिफॉर्म्स फॉर वीमेन। बेंटिक ने इसलिए किया है कि कंपनी को अंग्रेजी सरकार ने बोला है कि आप भारत में महिलाओं के लिए रिफॉर्म्स कीजिए, इसलिए बेंटिक ने ये स्टेटमेंट, इसलिए शायद बेंटिक ने सती को एरेडिकेट किया है कि अंग्रेजी सरकार ने कंपनी को बोला है ऐसा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है या नहीं है? पहला तो सही है ही है, कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। तो यस, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से कि दैट द कंपनी शुड अंडरटेक रिफॉर्म्स फॉर वीमेन इन इंडिया। चार्टर एक्ट 1813 में चार्टर कानून आते हैं ना, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ है और उसके बाद कानून आते ही रहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आया है, फिर चार्टर कानून का सिलसिला शुरू हो गया। 1793 में पहला चार्टर कानून आया है, फिर 20 साल बाद ये
आते रहेंगे जब तक कंपनी का रूल रहेगा। इस तरीके से चार्टर कानून आते रहेंगे। तो 1813 का चार्टर कानून तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे इसे चार्टर कानून को। तो 1813 के चार्टर एक्ट से ही ये प्रोविज़न आया है कि द कंपनी शुड इन इंडिया अंडरटेक रिफॉर्म्स फॉर वीमेन, राइट और रॉन्ग? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सही है कि 1829 में एट द इंस्टेंस ऑफ राजा राम मोहन राय हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ सती। उनकी फैमिली में ही सती हुआ है, तो सती को ख़त्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश की है और करवा भी लिया है। तो राजा राम मोहन राय का जो सोशल वर्क चल रहा है, रिफॉर्म चल रहा है, उसके बेस पे फिर बेंटिक ने 1829 में सती को लॉफुली इलीगल कर दिया है कि सती शैल नॉट बी डन इन या इलीगल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। थर्ड, कॉर्नवालिस 1786 to 93। कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के बारे में एक स्टेटमेंट है कि कॉर्नवालिस से संबंधित ये उसके समय के 3 एक्ट्स हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम विद टीपू सुल्तान। तो अब थर्ड वाला तो है ही है, आपने सुन ही लिया है, बाकी दोनों सही है या नहीं है। तो ये जो तीनों एक्शंस हुए हैं, क्या कॉर्नवालिस के समय में हुए हैं, संबंधित हैं कि नहीं हैं? कॉर्नवालिस केम आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस भारत पहुंचा है। कॉर्नवालिस वही है हु वॉज डिफीटेड इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उधर अमेरिका अंग्रेज़ों के हाथ से निकला है, जहां पर 13 कॉलोनीज had gained independence from the Britain, 1775 American War of Independence. So he was defeated over there and he was sent to India after Warren Hastings को जब हटा देते हैं, उसका impeachment होता है, इंग्लैंड में कोशिश की जाती है, उसके बाद यहाँ फिर फाइनली कॉर्नवालिस को भेजा जाता है। तो कॉर्नवालिस कुछ यहाँ पर एक्शंस लेता है, कुछ काम करता है। तो कॉर्नवालिस ने कोई रेवेन्यू सेटलमेंट किया है? यस किया है। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, रेवेन्यू का स्थायी बंदोबस्त। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है। भारत में सामान खरीदना है तो पैसा चाहिए, पैसा इंग्लैंड से ना आए तो बेहतर है, भारत में ही पैसे के सोर्सेस हमको मिल जाए तो बेहतर है। उसके लिए क्या? रेवेन्यू। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, रेवेन्यू ही लिया जा सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो ज़्यादा है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो रेवेन्यू का जितना ज़्यादा एग्जेक्शन हो सकता है उतना इम्पॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू सेटलमेंट जो उसने किया है उसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। तो यस, ही इज रिलेटेड टू इट। उसने सिविल सर्विसेज को भी इस्टेब्लिश किया है, ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उसने कंपनी में कुछ नौकरियां शुरू की हैं जो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही फिलहाल हुआ करती हैं, तो उसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कह देते हैं। और टीपू सुल्तान के साथ तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम भी साइन हुई है। तो तीनों ही उससे संबंधित हैं, 1, 2 and 3। All the 3 are related to Lord Cornwallis. So Lord Cornwallis remained in India until this time. इसके बारे में हम एक लेक्चर अभी करने जा रहे हैं, उसमें बात करेंगे गवर्नर्स जनरल के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस एंड वेलेस्ली। Soon we will do it. तो ये हो गया। Consider the following pairs about the British governors general, viceroys and their policies. ये मैंने एक मैचिंग क्वेश्चन बनाया है कि इनमें कौन सा करेक्ट है। गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज की जो एक्शंस हैं उनमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज फोकसिंग ऑन व्हाट? गवर्नर जनरल एंड देयर एक्शंस। तो हम गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं एग्जाम में, आप देखिएगा। तो हम देखते हैं। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या रिपन को बोला गया? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज वेलेस्ली को बोला गया। फिर पिछले क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। फादर ऑफ इंडियन क्वेश्चन कैनिंग को बोला गया। इंडियन टेलीग्राफ कैनिंग को बोला गया। सो लेट अस सी। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन ने ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेगुलेशन पास किया है, रेजोल्यूशन पास किया है कि लोकल बोर्ड्स बनाए जाएं, उनको पैसा दिया जाए, पावर्स दी जाए, फंक्शंस दिए जाएं, ताकि जो लोकल सिविल एम्यूनिटीज़ हैं, सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, वो लोग ठीक से देख पाएँ। तो यस, रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बेसिकली ये जो डिवोल्यूशन है कि ये नीचे के तबकों को सत्ता, जिसे आज हम पंचायती राज कह देते हैं, तो पंचायती राज की दिशा में अगर देखा जाए
या जो नीचे की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में पहला डिसिसिव जो एक्शन है वो कुछ यही था। तो रिपन ही इसके बारे में माना जाता है। रिपन रिमेन्ड इन इंडिया फ्रॉम 1880 टू 1884। इससे पहले लिटन आया था, लिटन ने तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दिए थे। उसके बाद पैसिफिकेशन होता है और एक बेटर गवर्नर जनरल आता है, इसलिए रिपन को कहते हैं अकबर अमंग गवर्नर्स जनरल एंड और वाइसरॉयज। इसको अकबर कह देते हैं और वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर्स जनरल इंडिया एवर हैड और वाइसरॉय इंडिया एवर हैड वाज लॉर्ड रिपन। तो उसने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं रिपन ने, तो एक पहला सही है। और ये कॉर्नवालिस को कहते हैं, वेलेस्ली को नहीं कहते, सेकंड गलत हो गया। फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ उधर डलहौजी आएगा, डलहौजी 1848 टू 1856। और डलहौजी ने फिर पोस्ट ऑफिस व्यवस्था को ऑर्गेनाइज किया है, उसी का हिस्सा है टेलीग्राफ सिस्टम। तो डलहौजी इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ, है ना। 2013 में इस टेलीग्राफ सिस्टम को वाइंड अप कर दिया गया था, ये ख़त्म कर दिया गया था टेलीग्राफ। तो डलहौजी को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ। तो इट इज़ नॉट कैनिंग। तो फर्स्ट इज करेक्ट ओनली, रेस्ट द टू आर नॉट करेक्ट। पोस्ट ऑफिस व्यवस्था का हिस्सा था टेलीग्राफ सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स क्लाइव्स ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, है ना। ड्यूअल गवर्नमेंट, क्लाइव की ड्यूअल गवर्नमेंट, ये कौन सा स्टेटमेंट उसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। 1765 के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट चली है। तो क्या है ड्यूअल गवर्नमेंट, देखिए। कंपनीज कंट्रोल ऑफ दीवानी फंक्शंस डायरेक्टली, निजामत फंक्शंस इनडायरेक्टली, क्या ये है। कंट्रोल ओवर कंपनी बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या ये है। कंपनीज कंट्रोल बाय नवाब ऑफ बंगाल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये है। कंपनीज कंट्रोल ओवर बंगाल एज वेल एज मुगल एम्पायर एट दिल्ली, या ये है। इनमें से कौन सी ड्यूअल गवर्नमेंट डिस्क्राइब करता है क्लाइव्स ड्यूअल गवर्नमेंट। सो आफ्टर दिस कंपनी गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। याद होगा दीवानी अधिकार का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। 1765 में शाह आलम II से उन्होंने दीवानी अधिकार ले लिए थे। तो दीवानी अधिकार मतलब जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं मुगलों के समय दो तरीके के डिपार्टमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए। दीवानी डिपार्टमेंट्स वो हुए जो रेवेन्यू या फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित हैं, और दूसरे होते थे निजामत। निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। और निजामत फंक्शन इनको मिल गए हैं कि जब, याद होगा आपको, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डिप्टी सूबेदार अपॉइंट करेगी कंपनी, है ना। जो बंगाल का नवाब है उसके अंडर में डिप्टी सूबेदार अपॉइंट करेगी, लेकिन डिप्टी सूबेदार इंडियन ही होंगे, लेकिन उन्हें अपॉइंट कौन करेगा, कंपनी करेगी। और डिप्टी सूबेदार रिपोर्ट करता था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो थ्रू डिप्टी सूबेदार दे यूज्ड टू कंट्रोल निजामत फंक्शन, नाजिम माने एडमिनिस्ट्रेटर, निजामत फंक्शन, एंड बाय दीवानी अधिकार दे यूज्ड टू कंट्रोल रेवेन्यू फंक्शंस। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड the dual government of Clive. Companies control of Diwani functions directly and निजामत functions indirectly, है ना, through डिप्टी सूबेदार। वैसे डिप्टी सूबेदार को तो आंसर करना था, अकाउंटेबिलिटी नवाब को देनी चाहिए, बट किसको दे रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो दिस इज ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ क्लाइव, मतलब पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे तो बंगाल का जो नवाब है नजमुद्दौला, सारी जिम्मेदारी उसी की है, वही तो नवाब है, पर सारी सत्ता का किसके पास है, कंपनी के पास है। मतलब दे यूज्ड टू एंजॉय पावर और वर नेवर रेडी टू होल्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दे हैड बीन वर्किंग एज किंग मेकर्स। किंग मेकर्स वो होते हैं जो सत्ता पीछे से संभालते हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार, सारे फैसले उनके, और फैसले से नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी उसकी है, जो राजा है, जो किंग है। तो जब भी किंग मेकर्स का समय होता है, मतलब जब भी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा सफ़र करती है। सो फॉर एवरीथिंग विच हैज़ गॉन रॉन्ग इट इज़ कम नजमुद्दौला, बंगाल का नवाब, इज रिस्पॉन्सिबल, बट ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय whom? Clive, not नजमुद्दौला। दिस इज कॉल्ड ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ क्लाइव।
इसी में हालात बहुत बिगड़े थे बंगाल के। ड्यूअल गवर्नमेंट की वजह से कंपनी के मुलाजिम खूब पैसा एग्जैक्ट कर रहे हैं बंगाल से, खूब रेवेन्यू ले रहे हैं। बंगाल तो बिल्कुल ब्रेड बास्केट थी और अंग्रेज़ों के लिए तो सोर्स का सबसे बड़ा राज्य बंगाल हुआ करती थी। तो बंगाल से खूब पैसा उन लोगों ने लूटा है और इसी लूट में जब बंगाल में अकाल पड़ गया था 1770 में, तो हालात और बिगड़ने लगे थे। 1/3 पॉपुलेशन ही पेरिश हो गई थी। उन्हीं हालातों को कंट्रोल करने के लिए फिर चेंज ओवर हुआ है और वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, डलहौजी एनेक्स्ड अवध बाई 1856। उसने 1856 में अवध को कैप्चर कर लिया है डलहौजी ने, सही है। इन एनेक्सिंग अवध डलहौजी बीइंग अ रिफॉर्मर, बहुत ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे कॉमा फुल स्टॉप का ध्यान रखिएगा। इन एनेक्सिंग अवध डलहौजी बीइंग अ रिफॉर्मर एक्टेड विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अवध। उसने अवध कैप्चर किया है 1856 में, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि जब उसने अवध कैप्चर किया है और वो रिफॉर्म्स ओरिएंटेड व्यक्ति हुआ ही करता है, उसे रिफॉर्मर कह ही देते हैं, तो क्या उसका मकसद ये था कि अवध की जनता के हालात इंप्रूव किए जाए? यही उसका एम था अवध कैप्चर करने में। तो जो फॉर्मल पॉलिसी थी उसमें तो यही बताया गया था कि गुड ऑफ द गवर्न्ड होगा। जो अवध के लोग हैं, गवर्नड हैं, उनका गुड नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनका गुड करने के लिए हम अवध को कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि वाजिद अली शाह ठीक से अवध को चला नहीं रहा है। तो पहला तो सही है, लेकिन इन एनेक्सिंग अवध डलहौजी अपनी रिपोर्ट में तो यही पेश करेंगे कि हालात ख़राब हैं, पर इन एक्चुअल सही में देखा जाए तो ही वॉज पर्पज वॉज नॉट इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ पीपल ऑफ अवध। वो तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी उसके बाद। He just wanted to have system of अवध under his control so that वहाँ पर ट्रेड सिस्टम और बढ़ाया जाए, ताकि व्यापार और बढ़ाया जाए, इंग्लैंड से आने वाले सामान की खपत ज़्यादा होने लगे, वहाँ के सामान का कंजम्पशन ज़्यादा होने लगे। और अवध बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है, इसलिए उनका मकसद वहाँ के लोगों के हालात ठीक करना नहीं, अवध को इस तरीके से मैनेज करना है कि जो अंग्रेज़ी कंपनियां हैं उनका व्यापार और बेहतर से भारत में चले। इसलिए अवध जो बहुत स्ट्रेटजिकली प्लेस्ड है नॉर्थ इंडिया में, अवध का तो डायरेक्टली कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है अगर अंग्रेज़ी पकड़ यहाँ और बेहतर होनी है। तो जब उसने अवध कैप्चर किया है, बताया तो यही है कि वहाँ के लोगों को मैं हालात ठीक करना चाहता हूँ, मकसद उनका कुछ और है। सो सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत कंफ्यूजिंग है तो आप इसे हमेशा गलत ही लगाइएगा। NCERT पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है, पर्पज वॉज नॉट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ पीपल ऑफ अवध, पर्पज वॉज टू somehow augment the conditions of trade in India for the East India Company. So this is all for today my dear. आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, कुछ बातें आपको और पता लगी होंगी। So चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टडिंग विद मी। मेरे साथ पढ़ाई करिए, पढ़ाई आपकी बहुत बेहतर होती चली जाएगी, रूटीन बन जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी। आपका सपोर्ट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक्स फॉर योर पॉजिटिव कमेंट्स। ऐसे कमेंट्स देते रहिए, हम इस चीज़ को और इम्प्रूव करेंगे। प्रेपॉन कोर्सेज आर गोइंग ऑन, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आर अबाउट टू बी स्टार्टेड, geography is already going on. Those interested may visit prepon.in वेबसाइट है, उसे आप विजिट कीजिए। कोर्सेज के बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। डू विजिट एंड डिसाइड। चलिए, आपका सपोर्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।